इस देश में सीएए लागू हुआ तो उम्मीद उन सब की जगी जिनके पूर्वजों ने भारतीय होने की अभिलाषा गंवाई थी। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत था। अंग्रेजों के काल में भी भारत की सीमा म्यांमार तक थी। लेकिन जब सीए लागू हुआ उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ा गया, इसलिए कि माना गया जब देश का विभाजन हुआ तो अताताई मुसलमानों के भय से हिंदू जो पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में थे वो भाग करके अफगानिस्तान चले गए, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही विभाजित हो चुका था। वैसे काबुल, कंधार वहीं पर है, इतिहास के कई जगह द्वापर काल के वहीं पर हैं, लेकिन अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को पहले ही अलग कर दिया था। भारत जब 47 में विभाजित हुआ तो पाकिस्तान बना, जो बाद में उसका एक हिस्सा बांग्लादेश भी बन गया। सीए जब लागू हुआ तो इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था। सीए दरअसल गांधी का एक वायदा था कि जो हिस्सा पाकिस्तान बन गया उस क्षेत्र में जो हिंदू रह गए, सिख रह गए, जो गैर इस्लामिक लोग रह गए, चूंकि यह देश विभाजित मजहब के नाम पर हुआ, मुसलमानों ने एक अलग देश मांगा, तो गैर इस्लामिक जितने थे वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में प्रताड़ित हुए। तो कुछ लोग भाग करके अफगानिस्तान चले गए, बाद में उन्हें जर्मन भागना पड़ा, जापान भागना पड़ा कई लोगों को। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में कई प्रताड़ित हुए, कुछ ने धर्म बदल लिया, कुछ देश छोड़ के तीसरे देश चले गए। उन्हीं सब के लिए सीए लागू किया गया। लेकिन जब सीए लागू किया गया तो बड़े षड्यंत्र से यह समझाया गया कि यह कानून भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ है। कमाल की बात है, ये सीए सिर्फ उन भारतीयों के लिए था जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के भारत आए थे। ये उनके पूर्वजों का देश था। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। यदि बिहार विभाजन में बंगाल के साथ, चूंकि एक समय बंगाल का हिस्सा था बिहार, यदि विभाजन में बिहार भी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता, तो आज मैं भी पाकिस्तानी होता। ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि बिहार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना। वरना किशनगंज से कुछ ही दूर, बिहार के किशनगंज से कुछ ही दूर तो बांग्लादेश है। तो फिर उनकी क्या गलती है जो बांग्लादेश के सीमा में थे, जिनके पुरखों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था। जिनने पाकिस्तान मांगा वो अलीगढ़ में रह गए, मुजफ्फरनगर में रह गए, मेरठ में रह गए, मुर्शिदाबाद में रह गए, औरंगाबाद में रह गए, सूरत में रह गए, अलग अलग हिस्सों में रह गए। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान मांगा ही नहीं वो दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी हो गए। ये उन्हीं के लिए था कि उनकी इच्छा जब होगी वो अपने हिंद में आ जाएंगे। लेकिन ये बवाल मचाया गया और सीए के खिलाफ उत्पात मचाया गया, दंगे किए गए, महीनों तक शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट किया गया। शाहीन बाग की संरचना तय की गई, एक ऐसा जगह जो 3 राज्यों को जोड़ने वाला होगा। फिर जमकर उत्पात किया गया। वामपंथियों ने इस देश में उत्पात मच पाया, कुछ टीवी चैनलों ने इसे जहर के रूप में काम किया। और कमाल की बात है, जिस कानून का इस देश के नागरिक से कोई लेना देना नहीं था, उस मामले पर इस देश में उत्पात मचाया गया एक खास मजहब के द्वारा, और उसके बाद पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया गया। ये नारे दिए गए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। माना जा रहा है कि शाहीन बाग में सब चीज इसलिए हुआ क्योंकि शाहीन बाग और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाया गया। उन सब से नागरिकता छीननी थी। दरअसल बड़े पैमाने पर जिनका इस भारत देश में कोई हक नहीं था उन्हें हक दिलाया गया, और जिनका सही मायने में हक था उन्हें उससे वंचित कर दिया गया। सीए उन्हीं से मुक्ति दिलाने का था। लेकिन उस समय में उत्पात मचाकर जिन लोगों ने कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज दिखा रहे हैं। आज जब अमित शाह का बुलडोजर उन अवैध कॉलोनियों में चलने लगा, जिसे शाहीन बाग कहते हैं, जिसे जसोला कहते हैं, जिसे जाकिर नगर, जामिया नगर कहते हैं, उन इलाकों में जब चलने लगा, चलना तो जहांगीरपुरी में भी है,
चलना तो मंगोलपुरी में भी है। इस दिल्ली में मंगोलपुरी कैसे बैठ गया, जहांगीरपुरी और शाहीन बाग कैसे जम गया, मुगल कालीन प्रतीक कैसे ये बने, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अहम बात यह है कि उस दंगे के समय 2 साल पहले जो लोग कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो अपने आप कागज क्यों दिखा रहे हैं? वे सब के सब कागज दिखाने को लाचार हैं। और ये पाया जा रहा है कि उन इलाकों में बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के माध्यम से ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियार का भारत के विरुद्ध खेल हो रहा है। बड़े पैमाने पर लगभग 50 केजी हीरोइन नारकोटिक सेल वालों ने शाहीन बाग के F86 में हैदर नामक एक एक्यूज के घर से बरामद किया है। माना जा रहा है हैदर का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है, और बड़े पैमाने पर लगभग 50 केजी हीरोइन की बरामदगी भी पुलिस बता रही है। ये चीज़ें बताती है कि क्यों आखिर शाहीन बाग में ही उत्पात हुआ, क्यों शाहीन बाग में कहा जाने लगा, ये नारा लगाया जाने लगा कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो फिर अब ये कागज़ दिखाने के लिए इस कदर बेचैन क्यों है? योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में जब अमित शाह आए हैं तो अब निर्णायक फैसले हो रहे हैं। तमाम लोग जो उत्पात मचा रहे थे सीए के नाम पर, वो कागज़ भी दिखा रहे हैं और अवैध निर्माण छोड़ करके भाग भी रहे हैं। सत्ता का इकबाल इसी को कहते हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अमित शाह योगी स्टाइल में सत्ता के इस इकबाल को कायम रखेंगे, ताकि राष्ट्रीय राजधानी सुकून के साथ जी सके, उस तरह से जी सके जैसे आमतौर पर उत्तर प्रदेश के लोग योगी राज में जीते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में लोग भय में रहते थे, जिस उत्तर प्रदेश में हर वक्त दंगे का भय होता था, उस उत्तर प्रदेश में सुकून है। और उसके बगल में जो एनसीआर इलाका कहा जाता है, नोएडा गाजियाबाद में सुकून है, दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली दंगों से त्रस्त है, उत्पात से त्रस्त है, अवैध निर्माण से त्रस्त है, अवैध कब्जों से त्रस्त है। उसे यूपी से सीखना चाहिए। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइव विश्लेषण देखने के लिए आप द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नियमित लाइव विश्लेषण आप उस पर देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।